नमस्कार। लीडरशिप को लेकर एक सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है। एक अच्छा लीडर कौन होता है? क्या लीडर्स पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जा सकता है? और ये सवाल दशकों से मैनेजमेंट थिंकर्स और साइकोलॉजिस्ट्स को परेशान करता रहा है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो लीडरशिप की अलग-अलग थ्योरीज पर रोशनी डालते हैं। ये थ्योरीज 1800 से लेकर आज तक कैसे इवॉल्व हुई हैं, इसे समझाते हैं। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है इन सोर्सेज की मदद से लीडरशिप की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया की गुत्थी को सुलझाना। और ये एक फैसिनेटिंग सफर है। इन थ्योरीज का एवोल्यूशन सिर्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में नहीं है। ये असल में इस बारे में है कि इंसानी साइकोलॉजी और मोटिवेशन को लेकर हमारी समझ वक्त के साथ कितनी गहरी हुई है। अच्छा। ये ग्रेट मैन थियोरी के इस विचार से शुरू होता है कि लीडर जन्म से ही महान होता है और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप तक पहुंचता है जहां लीडर दूसरों को इंस्पायर करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे पुरानी और शायद सबसे सीधी सादी थ्योरी से। सबसे पहले आती है ग्रेट मैन थ्योरी, जो 1840 के दशक के आसपास पॉपुलर हुई। इसका आइडिया तो बहुत सिंपल था, है ना? हाँ, मतलब कोर आइडिया यही था कि लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अच्छा। उनमें कुछ जन्मजात गुण यानी इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें बाकियों से अलग करती हैं। और थ्योरी ये मानती थी कि इतिहास के जरूरी मोड़ पर वो खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। और आई 1930s में ट्रेड थ्योरी। ये ग्रेट मैन थ्योरी से कैसे अलग थी? तो एक तरह से ये ग्रेट मैन थ्योरी का ही लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप था। इसने कहा ठीक है, अगर लीडर्स में कुछ जन्मजात गुण होते हैं तो चलो उन गुणों यानी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो साइंटिफिक अप्रोच लेने की कोशिश की गई। और क्या-क्या ट्रेट्स मिले? हाँ, रिसर्चर्स ने कई ट्रेट्स पहचाने, जैसे अचीवमेंट ड्राइव यानी सक्सेसफुल होने की जबरदस्त इच्छा, एम्बिशन और एनर्जी। फिर लीडरशिप मोटिवेशन, मतलब दूसरों को लीड करने की नेचुरल इच्छा, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉग्निटिव एबिलिटी यानी मुश्किल चीजों को समझने और अच्छा जजमेंट लेने की क्षमता। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हमारे नोट्स बताते हैं कि 100 से ज्यादा ट्रेट्स की लिस्ट बन गई थी। एग्जैक्टली और कोई इस बात पे सहमत ही नहीं हो पा रहा था कि कौन सी ट्रेट सबसे जरूरी है। तो ये तो एक डेड एंड जैसा लगता है। सही कहा। और ये जज करना भी बहुत सब्जेक्टिव था कि अच्छा लीडर कौन है। हालांकि उससे पहले गॉर्डन ऑलपॉट जैसे साइकोलॉजिस्ट ने ट्रेट्स को कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी कैटेगरीज में बांटकर इस कंफ्यूजन को कम करने की कोशिश जरूर की थी। कार्डिनल ट्रेट्स वो क्या थे? कार्डिनल ट्रेट्स बहुत रेयर होते हैं और किसी की पूरी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, जैसे मदर टेरेसा की काइंडनेस। ये उनकी पहचान थी। समझ गया। तो यहाँ से फोकस शिफ्ट हुआ। हाँ, एक बहुत बड़ा शिफ्ट। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि हम शायद गलत सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है मजा। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि एक लीडर क्या होता है, सवाल ये होना चाहिए कि एक लीडर क्या करता है। मतलब बीइंग से डूइंग पर। और इसी ने 1940s और 50s में बिहेवियरल थ्योरीज को जन्म दिया। बिल्कुल। बिहेवियरल थ्योरी का कोर बिलीफ था कि लीडरशिप स्किल्स सीखी जा सकती हैं। ये ट्रेट थ्योरी के ठीक उल्टा था। इसमें मुख्य रूप से दो तरह के बिहेवियर्स पर फोकस किया गया, टास्क ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड। काम पर फोकस और लोगों पर फोकस। हमारे नोट्स में ओहायो स्टेट और मिशिगन यूनिवर्सिटी की स्टडीज का खास तौर पर जिक्र है। हाँ, ये दोनों स्टडीज इस फील्ड में लैंडमार्क मानी जाती हैं। ओहायो स्टेट स्टडीज ने दो की बिहेवियर्स पहचाने। पहला, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, जो कि टास्क ओरिएंटेड है। इसमें लीडर टीम के रोल्स डिफाइन करता है, शेड्यूल बनाता है। और दूसरा कंसिडरेशन, जो पीपल ओरिएंटेड है। इसमें लीडर टीम मेंबर्स के आइडियाज और फीलिंग्स की इज्जत करता है और एक फ्रेंडली माहौल बनाता है। और मिशिगन यूनिवर्सिटी की स्टडीज से अलग कैसे थी? उन्होंने भी टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर की बात की, लेकिन एक तीसरा बहुत जरूरी एलिमेंट जोड़ा, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप मतलब कि सबसे इफेक्टिव लीडर्स वो होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में अपनी टीम को शामिल करते हैं। वो एक डायरेक्टर के बजाय एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं। और कर्ट लुविन के 3 लीडरशिप स्टाइल्स भी ठीक है, इसी कैटेगरी में आते हैं, जो आज भी बहुत पॉपुलर है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजी फेयर। हाँ, ऑटोक्रेटिक यानी अथॉरिटेरियन।
सही। ऑटोक्रेटिक लीडर वो है जो सारे फैसले खुद लेता है, बिना किसी से पूछे। ये क्राइसिस सिचुएशंस में इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन रोजमर्रा के माहौल में ये क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। और डेमोक्रेटिक इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। हाँ, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडर टीम को डिसीजन मेकिंग में शामिल करता है। इससे टीम का मोराल और जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। और तीसरा है लेजी फेयर। लेजी फेयर मतलब लेट इट बी। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सबको आजादी। हाँ, पर ये तभी काम करता है जब आपकी टीम हाईली स्किल्ड और सेल्फ मोटिवेटेड एक्सपर्ट्स की हो, जैसे एक साइंटिफिक रिसर्च लैब। वरना ये कंफ्यूजन और लैक ऑफ डायरेक्शन पैदा कर सकता है। अच्छा, हमारे सोर्सेज में ब्लेक एंड माउटन के मैनेजरियल ग्रिड का भी जिक्र है। हाँ, वो ग्रिड क्या दिखाता है? मैनेजरियल ग्रिड एक बहुत ही पावरफुल विजुअल टूल है। इसे एक 9x9 का ग्रिड समझिए। नीचे एक्स एक्सिस पर है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन यानी काम की चिंता, और साइड में वाई एक्सिस पर है कंसर्न फॉर पीपल यानी लोगों की चिंता। ओके, तो मतलब एक तरफ काम और दूसरी तरफ लोग। तो अगर कोई मैनेजर 1-1 पर है, मतलब दोनों में लो, तो वो कैसा होगा? उसे ब्लेक एंड माउटन ने इम्पॉवरिश्ड मैनेजमेंट कहा। ये वो मैनेजर है जिसे न काम की परवाह है न लोगों की, वो बस सिस्टम में खो जाना चाहता है। और इसके एक्सट्रीम्स क्या है? दो एक्सट्रीम कोने सबसे दिलचस्प हैं। एक है 9-1 यानी टास्क मैनेजमेंट। ये डिक्टेटर स्टाइल है। मुझे रिजल्ट से मतलब है, लोग कैसा फील कर रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और दूसरा कोना है 1-9 कंट्री क्लब मैनेजमेंट। यहाँ मैनेजर सबका दोस्त है, माहौल बहुत फ्रेंडली है, लेकिन काम की कोई खास चिंता नहीं। तो फिर सबसे अच्छा स्टाइल कौन सा माना गया? 9-9। हाँ, 9-9 जिसे उन्होंने टीम मैनेजमेंट कहा। यहाँ काम और लोग दोनों पर हाई फोकस होता है। लीडर एक टीम एटमॉस्फेयर बनाता है जहां लोग कमिटेड महसूस करते हैं और रिजल्ट्स भी बेहतरीन आते हैं। तो बिहेवियरल थ्योरीज ने हमें स्टाइल्स तो बता दिए, पर ये नहीं बताया कि कौन सा स्टाइल कब इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसी सवाल ने 1960s में अगली वेव को जन्म दिया, कंटिंजेंसी थ्योरीज, जिनका सीधा सा जवाब था इट डिपेंड्स। एग्जैक्टली। कोई भी एक स्टाइल हर सिचुएशन में बेस्ट नहीं हो सकता। इफेक्टिव लीडरशिप लीडर, फॉलोअर और सिचुएशन तीनों के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। और इसी में हर्सी ब्लांचर्ड मॉडल आता है, जो रेडीनेस की बात करता है। हाँ, हर्सी ब्लांचर्ड का सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल बहुत प्रैक्टिकल है। ये कहता है कि लीडर का स्टाइल सबऑर्डिनेट की रेडीनेस पे डिपेंड करना चाहिए। रेडीनेस मतलब एबिलिटी और विलिंगनेस। बिल्कुल, सबऑर्डिनेट की स्किल और उसका मोटिवेशन। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक नया इंटर्न है, तो उसके लिए कौन सा स्टाइल सही होगा? एक नया इंटर्न अनेबल भी है और शायद अनकॉन्फिडेंट भी, तो उसके लिए लीडर को टेलिंग स्टाइल अपनाना होगा, यानी क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। ओके। लेकिन अगर वही इंटर्न 6 महीने बाद काम सीख गया है, यानी एबल है और मोटिवेटेड भी है, विलिंग है, तो लीडर को डेलीगेटिंग स्टाइल अपनाना चाहिए। उसे ऑटोनॉमी देनी चाहिए। सही। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है। फीडलर्स कॉन्टिंजेंसी मॉडल भी क्या कुछ ऐसा ही कहता है? फिडलर का मॉडल थोड़ा अलग है और कंट्रोवर्शियल भी। वो कहती है कि एक लीडर का नेचुरल स्टाइल या तो टास्क ओरिएंटेड होता है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड, और ये बदलना बहुत मुश्किल है। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम्म मतलब फिडलर कह रहे हैं कि लीडर को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को लीडर के लिए सही सिचुएशन ढूंढनी चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकल है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही फिडलर के मॉडल का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। इंटरेस्टिंग। और हाउसेस पाथ गोल थ्योरी, हमारे सोर्स में इसे सर्वेंट लीडरशिप से जोड़ा गया है। हाँ, पाथ गोल थ्योरी को सर्वेंट लीडरशिप का एक अर्ली वर्जन मान सकते हैं। पाथ गोल थ्योरी कहती है कि लीडर का काम है टीम के लिए उनके गोल्स तक पहुंचने का रास्ता साफ करना, यानी क्लियर द पाथ। वो बॉस नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर है। बिल्कुल, जो ऑब्स्टिकल्स हटाता है और सपोर्ट देता है। तो 1970s के बाद ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज आई। ट्रांजैक्शन लीडरशिप तो सीधी साधी लगती है, एक लेन देन। हाँ, तुम टारगेट पूरा करो, मैं तुम्हें बोनस दूंगी। पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इससे एक कदम आगे है। जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स और बर्नार्ड बास ने इसे डेवलप किया। ये लीडर और फॉलोअर के बीच एक ऐसा कनेक्शन बनाने पर जोर देती है
जहां दोनों एक दूसरे को मोरालिटी और मोटिवेशन के हायर लेवल्स तक ले जाते हैं। ये सिर्फ काम करवाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये लोगों को बदलने और इंस्पायर करने के बारे में है। हमारे नोट्स में बास के 4 आईज का जिक्र है। वो क्या है? बास के अनुसार एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में ये 4 चीजें होती हैं। पहला है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, यानी लीडर एक रोल मॉडल होता है। वॉक्स द टॉक वाला। हाँ, लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसकी तरह बनना चाहते हैं। दूसरा है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, जहां लीडर एक कंपेलिंग विजन पेश करता है। और बाकी 2। तीसरा है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। इसमें लीडर हर टीम मेंबर पर पर्सनली ध्यान देता है, एक कोच या मेंटर की तरह। और चौथा है इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन। यहाँ लीडर अपनी टीम को चैलेंज करता है, उन्हें क्रिएटिव और इनोवेटिव बनने के लिए एनकरेज करता है। तो इन सब का मतलब क्या निकला? एक ग्रेट मैन जो जन्म से ही लीडर है, से लेकर एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर तक जो दूसरों को इंस्पायर करके बेहतर बनाता है, लीडरशिप का आइडिया पूरी तरह से बदल गया है। तो आज हमने लीडरशिप थ्योरीज के इस पूरे एवोल्यूशन को देखा। ये सफर ग्रेट मैन के इस आइडिया से शुरू हुआ कि लीडर्स पैदा होते हैं, फिर ट्रेट और बिहेवियरल थ्योरीज पर आया, जिसने कहा कि लीडर्स के गुण और बर्ताव को समझा जा सकता है और सीखा भी जा सकता है। और फिर सिचुएशनल थ्योरीज ने हमें सिखाया कि लीडरशिप एक डायनामिक प्रोसेस है। हाँ, कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है, हालात के हिसाब से स्टाइल बदलना पड़ता है। और अंत में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जिसने बताया कि एक महान लीडर सिर्फ काम नहीं करवाता, बल्कि लोगों को इंस्पायर करता है और उन्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। ये लीडर और फॉलोअर के बीच एक म्यूचुअल ग्रोथ का प्रोसेस है। ये वाकई लीडरशिप के सीक्रेट फॉर्मूला को खोजने की एक कॉम्प्रहेंसिव जर्नी थी। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या सवाल? आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहां एआई, रिमोट वर्क और ग्लोबल टीम्स नॉर्मल हो गए हैं, क्या लीडरशिप की कोई एक थ्योरी काफी है, या एक मॉडर्न लीडर को इन सभी थ्योरीज का एक मिश्रण बनना होगा, एक कमीलियन की तरह जो हर पल, हर सिचुएशन के हिसाब से अपना रूप बदल सके, कभी डायरेक्टर, कभी कोच, कभी मेंटर और कभी सिर्फ एक इंस्पायरर?